तो आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू सॉल्यूशन। और ये आपका प्रीवियस जो आपका पार्ट है, वीडियो है, लेक्चर, उसमें मैंने जो आपको थ्योरी पढ़ाया था उसी के बेसिस में रहेगा। यानी कि हम लोग पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में कटिंग टूल के बारे में, जो हम लोग प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं मटेरियल कटिंग के लिए। ठीक है, मैंने तो हम लोग अभी तक पढ़े क्या थे। सबसे पहले हम लोग देखे थे, अगर मैं आपको रिवीजन कराऊं तो पहली बात ये देख लो कि एमसीक्यू का 4th पार्ट है। इससे पहले आपका 3 पार्ट आ चुका है एमसीक्यू सॉल्यूशन का, लेकिन लेक्चर वाइज आपका 8 लेक्चर हो जाएगा, लेकिन एमसीक्यू का 4th लेक्चर हो जाएगा, राइट। एंड हम लोग क्या क्या देखे थे, सबसे पहले देखे थे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या हो जाता है, हम लोग रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में ले जाकर मशीनिंग करते हैं और मशीनिंग के बाद हम लोग को मिलता है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो हम लोग का ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये हम लोग का कहलाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जो हम लोग मशीनिंग करते हैं इसमें ढेर सारा प्रोसेस हो जाता है। मशीनिंग में हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, शेपिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, राइट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है मेरा मेटल कटिंग। क्या आ जाता है मेरा, मेटल को जो कटिंग करते हैं, ठीक है, मेटल कटिंग। अब जो हम लोग का मेटल कटिंग करते हैं तो मेटल कटिंग में मैंने आपसे बताया था कि मेटल कट करने का 2 तरीका होता था। एक होता था ऑर्थोगोनल कटिंग, एक होता आपका ऑब्लिक कटिंग। फिर हम लोग जो कटिंग करते हैं उसके बाद देखे थे उसमें निकलता था मेरा चिप्स निकलता था। जो चिप्स जो है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए निकलता था, कंटिन्यूस चिप। ब्रिटल के लिए निकलता था मेरा आपका डिसकंटिन्यूस चिप। एंड जब हम लोग स्पीड को रेक एंगल को कम रखते थे तो और डक्टाइल मटेरियल में कट करते थे तो निकलता था मेरा कंटिन्यूस चिप विथ बिल्डअप एज। जो चिप्स का बात किए थे। फिर हम लोग बात किए थे जो मेरा टूल है, जो कटिंग टूल है, जो हम लोग कटिंग करते हैं मेटल को, उसके लिए हम लोग को कटिंग टूल का आवश्यकता पड़ता है। तो हम लोग जो कटिंग टूल लेते हैं, कटिंग टूल, तो कटिंग टूल जो वो किससे बना जाता था, तो हम लोग बनाते थे HSS से, यानी कि हाई स्पीड स्टील टूल से, या फिर इसको बना देते थे हम लोग कार्बाइड से, या फिर इसको हम लोग बनाते थे सेरामिक से। तो ये अलग अलग मटेरियल से हम लोग कटिंग टूल को बनाते थे। जिस तरह हम लोग चक्कू से सब्जियां काटते हैं उस तरह मेटल को कट करने के लिए हम लोग को कटिंग टूल का आवश्यकता पड़ता है, उसी चक्कू जैसा। तो वो हम लोग बनाते थे या तो हाई स्पीड स्टील टूल से, कार्बाइड से, फिर सेरामिक से। वो डिपेंड करता है किस मेटेरियल को हम लोग काट रहे हैं। मान लो कोई सॉफ्ट लकड़ी काट रहे हैं तो लकड़ी के लिए मेरा जो है वो आपका HSS काफ़ी है। अगर हमको और हार्ड मटेरियल को काटना है, जैसे मेटल को काटना है, लोहा को काटना है, तो हम लोग सेरामिक यानी कि जो हाई टेम्परेचर को झेल सके, हाई स्ट्रेस को झेल सके, तो इसके लिए हम लोग अलग अलग तरह का मटेरियल का यूज़ करते हैं टूल बनाने के लिए, कटिंग टूल बनाने के लिए। ठीक है, और वो जो मेरा टूल होता था वो मैंने आपसे बताया था कि ये जो टूल है मेरा वो अलग अलग तरह का हो सकता है। इट मीन्स क्या है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी हो सकता है, डबल पॉइंट कटिंग टूल भी हो सकता है, और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो सकता है। कटिंग टूल जैसे चक्कू हो जाता है, हम लोग का जो घर में चक्कू यूज़ करते हैं सब्जी काटने में, ये कुछ इस तरह का होता था नाइफ। ठीक है, ये जो नाइफ होता है मेरे क्या, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। आप देखो एज यानी धार जो है सिर्फ एक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अगर मैं यहीं पे 2 बना देता इस तरह करके तो समझ लो ये मेरा डबल पॉइंट कटिंग टूल है। अगर इससे ज़्यादा रहता इस तरह करके तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, जिसमें हम लोग बात किए थे कि जो मेरा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली कहाँ, सबसे ज़्यादा लेथ मशीन में। लेथ मशीन में हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। इसके अलावा हम लोग शेपर में यूज़ करते हैं, प्लेनर में यूज़ करते हैं। उसी तरह हम लोग डबल पॉइंट कटिंग टूल का बात किए थे, ड्रिल में यूज़ करते हैं, और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ करते हैं मिलिंग वगैरह में। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे ये सारा चीज़ हम लोग देखे थे कौन सा लेक्चर तक, 6 लेक्चर तक। और जो इससे पहले यानी कि जो आज जो हम लोग एमसीक्यू सॉल्यूशन लगाएंगे वो किस पे बेस्ड रहेगा, जो आपका प्रीवियस लेक्चर हम लिए थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि वही जो टूल है, जो हम लोग कटिंग टूल हो जाता है, उसका क्या क्या खास प्रॉपर्टी हो जाता है। यानी कि जब हम लोग कटिंग टूल यूज़ करेंगे, भाई हमको कोई मान लो लोहा काटना, आप फैक्ट्री बना रहे हो, ठीक है, फैक्ट्री में आप लोग को बनाना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आपको टूल चाहिए, टूल मेटल को कट करने के लिए। तो आप ये चीज़ देखोगे ना कि मेरा जो कटिंग टूल उसका क्या खास खास गुण है, प्रॉपर्टी है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने यही आपसे बताया था कि एक जो कटिंग टूल है उसका क्या क्या खास प्रॉपर्टी होना चाहिए। और फिर हम लोग बात किए थे जो टूल है वो मेरा फेल क्यों कर जाता है, या फिर वो टूट क्यों जाता है, ख़राब क्यों हो जाता है, यानी कि टूल वियर क्यों हो जाता है, या फिर बोलेंगे टूल जो है वो फेलियर क्यों हो जाता है। जिसमें हम लोग खास बात किए थे क्रेटर वियर का और फ्लैंक वियर का। तो ये आज जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका किसके किससे रहेगा बेस्ट, ये रहेगा आपका टूल प्रॉपर्टी पे और टूल वियर या फिर टूल फेलियर पे रहेगा। समझ आया कि नहीं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन लगाना आप लोग ध्यान से देना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द क्रेटर वियर अकर मेनली ऑन, कहाँ पे जो है क्रेटर वियर मेरा अकर्स होता है। क्या वो नोज पार्ट में होता है, फ्रंट रिलीफ फेस में होता है, या फिर आपका सॉरी यहाँ पे जो है साइड हो जाएगा। ठीक है, साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइड रिलीफ फेस में होता है ऑफ द कटिंग टूल, या फिर आपका फेस ऑफ द कटिंग टूल एट द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी कटिंग एज ओनली में होता है, या फिर कटिंग एज में होता है, या फिर नन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। आप लोग को सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ। चलो एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि कैसे मैं आपसे बताया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो है मेरा मान लो एक वर्क पीस है, और वर्क पीस के बाद ये जो है मेरा दिस वन इज़ माई कटिंग टूल। ये क्या है, मेरा कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल है। और उसके बाद यहाँ से निकल रहा है मेरा चिप, ये मेरा है क्या, चिप है।
ठीक है। और मैंने आपसे ये चीज़ बताया था कि इस वाले फेस को, ये जो आपका दोनों फेस हो गया, कटिंग टूल का फेस हो गया, ये पहला फेस हो गया, ये आपका दूसरा फेस हो गया, तो इस वाले फेस को हम लोग क्या बोलते थे, फ्लैंक सरफेस, आपको अगर याद होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्लैंक सरफेस, फ्लैंक सरफेस, ठीक है। और इस वाले फेस को क्या बोलते थे, दिस इज कॉल्ड योर रेक सरफेस, रेक सरफेस। अब देखो दोनों जो वियर होता है ना, फ्लैंक वियर और आपका क्रेटर वियर, ये दोनों सरफेस में आता है, इसीलिए बोला जाता है। अब देखो फ्लैंक सरफेस में अगर आएगा वियर मेरा, मतलब फ्लैंक सरफेस, देखो ये मेरा फ्लैंक सरफेस है जो 2 से लिखे हैं, और ये वर्कपीस के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन के जनरेट के चक्कर में यहाँ पे जो है एक मेरा वियर आ जाता है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका टूटने फूटने लगता है थोड़ा बहुत मटेरियल, ठीक है, कटिंग टूल। तो यहाँ जो वियर आता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंक सरफेस में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्लैंक वियर। एक सेकंड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फ्लैंक वियर। बात समझ में आया कि नहीं। फ्लैंक वियर किसके किस में बीच में आता है, ये अगर आपसे बोले तो आपको सिंपल बोलना, सर ये मेरा फ्लैंक सरफेस और वर्कपीस के बीच में आता है, पहला। दूसरा पॉइंट अगर आपसे बोलेगा, यहाँ पे आप देखो ये मेरा क्या है, टूल है, यहाँ आपका टूल है और ये आपका चिप है, टूल और चिप के बीच में भी यहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्शन हाई टेम्परेचर के चलते यहाँ भी क्या आ जाता है, मेरा मटेरियल जो है वो वियर करता है या फिर फेलियर करता है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट में जो मेरा फेलियर आता है उसको हम लोग बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग रेक सरफेस वियर, रेक सरफेस वियर, या तो रेक सरफेस वियर बोलेंगे या फिर इसी को बोला जाता है मेरा क्रेटर वियर। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेटर वियर। तो याद रखना क्रेटर वियर जो वो तो मेरा रेक सरफेस में आ जाता है। तो अगर रेक सरफेस बोलेगा आपको क्रेटर वियर कहाँ आता है, तो आपको सिंपल आंसर करना कि सर मेरा क्रेटर वियर जो आता है वो टूल और चिप के बीच में आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला आपको क्रेटर वियर के बारे में कि भाई क्रेटर वियर जो है, क्रेटर वियर कहाँ आता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर आप देखोगे बी नंबर। देखो बोला गया क्या, फेस ऑफ द कटिंग टूल एट द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज। तो फेस ऑफ द कटिंग टूल क्या हो गया, ये जो दोनों फेस है 1 और 2, इसमें कटिंग कहाँ हो रहा है, इस फेज में हो रहा है ना, क्योंकि चिप यहाँ पे है, तो चिप वाला फेस ये वाला पार्ट हो गया। समझ आया कि नहीं। इस चीज़ को मैं अगर मिटा दूँ और मैं फिर से यहाँ पे बनाऊँ, तो देखो मैं क्या बता चाह रहा हूँ कि ये मेरा जो है ये आपका कटिंग टूल है, तो कटिंग टूल का पहला फेस तो हो गया आपका ये वाला, और दूसरा फेस हो गया, तो यही तो फेस है जो कट कर रहा है, क्योंकि यहीं से तो चिप मेरा निकल रहा है। तो इस फेस में कटिंग टूल के जो यहाँ फेस है, कटिंग फेस है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड माई कटिंग फेस। तो कटिंग फेस के पास ही में यहाँ मेरा एक वियर आ जाता है ड्यू टू चिप और टूल के बीच में, तो ये जो आपका फेलियर होता है दिस इज कॉल्ड मेरा आपका क्रेटर वियर और रेक फेस वियर। तो वो यहीं पे होगा करेक्ट आंसर बी नंबर, फेस ऑफ द कटिंग टूल एट द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज ओनली, यानी कटिंग एज में। राइट, समझ आया कि नहीं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप खुद से भी आंसर लगाने का ट्राई करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्रेटर वियर मेनली ड्यू टू, क्यों होता है। अच्छा, क्रेटर वियर से रिलेटेड यही मैं बता देता हूँ कि भाई क्रेटर वियर जो है, पहली बात तो ये आता कहाँ पे है, तो मैंने जस्ट अभी कहा आपका रेक सरफेस में आता है। क्या आता है, रेक सरफेस में मेरा आकर होता है क्रेटर वियर। बात समझ में है कि नहीं। अच्छा, क्यों होता है, रीजन क्या आ जाता है, क्यों, रीजन क्या है उसका आकर होने का, तो ये हो जाता है ड्यू टू डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन मैंने आपको बताया, डिफ्यूजन क्या आ जाता है, दोनों आपस में टकराता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या क्या टकरा रहा है, चिप और टूल, वो फ्रिक्शन के चलते जब वो कट करता है मेटल को, तो वहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है। तो डिफ्यूजन ऑफ मेटल, दोनों मेटल है, तो डिफ्यूजन ऑफ मेटल्स के चलते यहाँ पे ये जनरेट होता है। ये आपका रीजन हो गया। बात समझ में, अकर्स ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द मेटल। समझ आया कि नहीं, ये चीज़ आ गया। एंड रेक सरफेस में मेरा जनरेट होता है। इसके बाद अगर आपसे बोलेगा कि क्रेटर वियर जो है वो यूजुअली फाउंड कहाँ पे होता है और किस में देखा जाता है, तो ये बेसिकली देखा जाता है जब हम लोग मशीनिंग करते हैं ब्रिटल मटेरियल को। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, ब्रिटल मटेरियल। तो हमको ब्रिटल मटेरियल में हमको देखने को मिलता है आपका क्रेटर वियर। जैसे अगर मैं बोलूँगा टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, तो अगर हम लोग टंगस्टन कार्बाइड टूल बनाएंगे वहाँ पे भी मुझे ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, कार्बाइड टूल्स में देखने को भी ये चीज़ मिलता है। ये भी आप लोग को ध्यान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 चीज़ मैंने बताया। पहले तो ये आपको समझा दिया क्रेटर वियर जो आपका रेक सरफेस में आता है, कैसे आता है मैं आपको बता दिया। ठीक है, टूल और फेस के बीच में, टूल और चिप के बीच में ये आता है। फिर हम लोग देखें कि क्यों अकर होता है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द मेटल, क्योंकि टूल और चिप में बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, डिफ्यूज होता है, दोनों आपस में टकराता है, उसके चलते आता है। और कहाँ देखने को मिलता है, हार्ड मटेरियल, जैसे आपका ब्रिटल मटेरियल, जैसे टंगस्टन कार्बाइड टूल में हमको क्रेटर वियर देखने को मिलता है। समझ आए, तो मैं वहाँ पे लगभग सारी चीज़ को बता दिया। ओके, तो यहाँ पे आपसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई क्रेटर वियर मेनली ड्यू टू, किसके चलते मेरा क्रेटर वियर देखने को मिलता है वो बताइए। तो पहला बोल रहा है एडेशन ऑफ द मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल, डिफ्यूजन ऑफ द मेटल, ऑल ऑफ द जी। जस्ट मैंने कहा ये डिफ्यूजन ऑफ द मेटल यानी कि जो चिप है और टूल के
बीच में, कटिंग टूल के बीच में जो आपका डिफ्यूजन होता है उसके चलते मुझे क्रेटर वियर आता है, जो कि कहाँ मिलता है हमको, रेक फेस में मिलता है या फिर रेक सरफेस में मिलता है, राइट। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्रेटर वियर लीड्स टू, क्रेटर वियर लीड्स टू, बताओ इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्रेटर वियर लीड्स टू इंक्रीज इन कटिंग टेम्परेचर, वीकिंग ऑफ द टूल या फिर फ्रिक्शन ऑफ द कटिंग फोर्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग बताइए, खुद से पॉज करके आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा बताने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑल हो जाएगा, यानी कि क्रेटर वियर जो होता है वो अगर हम लोग कटिंग स्पीड टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तब भी हो सकता है, वीकिंग ऑफ द टूल अगर मेरा वीक रहे तब भी हो सकता है, और फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली होगा ही होगा कटिंग फोर्स के चलते, ठीक है। तो ऑल ये सारे रीजंस है जिसके चलते मेरा क्रेटर वियर जो है वो लीड्स यानी क्रेटर वियर आ सकता है टूल और चिप के बीच में, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, फ्लैंक वियर का अब हम लोग बात करने हैं। अब हम लोग फ्लैंक वियर भी देख लेते हैं। मैंने आपको फ्लैंक वियर के बारे में ही बता दिया था। फ्लैंक वियर कहाँ आ जाता है, आप देखो यहाँ पे मैंने बताया था, फ्लैंक वियर जो है आपका टूल के बीच में, ये आपका टूल है और वर्कपीस के बीच में आ जाता है, टूल और वर्कपीस में बीच में आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है। यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है यहाँ पे फ्लैंक वियर। समझ आया कि नहीं। चलो, तो यहीं पे क्वेश्चन यहाँ पे था कि फ्लैंक वियर डिपेंड ओपन दी, किस पे डिपेंड करता है। तो मैं फ्लैंक वियर से रिलेटेड पहले तो कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे आपको कोई पॉइंट बोलेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले आपसे ये बोलेगा कि फ्लैंक वियर जो है मेरा कहाँ कर होता है, तो आप लोग बोलिएगा फ्लैंक सरफेस पे। पहला चीज़ तो यही हो गया, फ्लैंक सरफेस में हो जाता है। अच्छा, ये जो मेरा फ्लैंक सरफेस में अकर हो जाता है वो क्यों हो जाता है सर, रीजन क्या है। तो ये होता अकर, ये पहला पॉइंट हो गया, अकर्स ड्यू टू स्पीड, टूल स्पीड इंक्रीज, अगर हम लोग कटिंग टूल स्पीड को इंक्रीज कर देंगे उसके चलते जो है मेरा फ्लैंक वियर देखने को मिलता है मटेरियल पे, राइट। ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे ये बोलेगा कि ये जो है वो रबिंग के चलते ये किस बीच में आ जाता है, तो आप बोलेंगे सर ये मेरा आ जाता टूल एंड वर्कपीस के बीच में। ये भी मैं बता दिया हूँ, ये मेरा कैसा था, ये वर्कपीस था और ये मेरा कटिंग टूल है, तो ये मेरा हो जाता था क्या, दिस इज कॉल्ड मेरा फ्लैंक और दिस इज माई वर्कपीस। तो यहाँ पे मुझे मिलता था, यहीं पे मेरा जनरेट होता था क्या, ये मेरा जनरेट होता है फ्लैंक वियर, यहीं पे मेरा फ्लैंक वियर आता था। तो ये मेरा फ्लैंक हो गया, यानी कि ये जो टूल ही हो गया ना, एक तरह से टूल हो गया। फ्लैंक किसके सरफेस को हम लोग बोलते हैं, टूल के एज का ही बोल रहे हैं। तो टूल और वर्कपीस के बीच में मुझे देखने को मिलता है फ्लैंक वियर। समझ आया कि नहीं, ये चीज़ को भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। एंड लास्टली अगर आपसे ये बोलेगा कि और एक बता दो रीजन, तो ड्यू टू एब्रेसिव एक्शन ऑफ दी हार्ड रबिंग, तो हार्ड रबिंग के चलते आप बोलेंगे यहाँ पे ड्यू टू, वैसे आप यहाँ भी बोल सकते हो ड्यू टू दी टूल स्पीड इंक्रीज, ये तो रीजन हो गया, बट उसके फ्रिक्शन के चलते या फिर इस तरह कुछ बोलेगा तो यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू एब्रेसिव एक्शन ऑफ हार्ड रबिंग कटिंग वर्सेस किसके, टूल और वर्कपीस के बीच में। तो टूल और वर्कपीस के बीच में अगर मेरा हार्ड रबिंग हो जाता है, ठीक है, तब ये देखने को मेरा मिलता है। समझ आया कि नहीं, क्लियर एकदम कर लेना, एकदम कन्फ्यूजन बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इतना अच्छे से बता रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नहीं होना चाहिए। देखो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं होना चाहिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये मेरा टूल था, मैं बताया आपको, और ये मेरा फेस जो कहलाता है, ये कहलाता है मेरा क्या, फ्लैंक सरफेस, FLANK सरफेस, राइट। एंड मैंने आपको क्या बताया कि फ्लैंक और ये मेरा वर्कपीस के बीच में यहाँ पे जो है कुछ, एक सेकेंड, यहाँ पे इस जगह पे मेरा वियर जनरेट हो जाता है, फेलियर आता है टूल का, इसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्लैंक वियर। तो पहली बात तो यहाँ क्लियर कर लेना कि टूल और वर्कपीस में आ जाता है, या फिर बोलेगा फ्लैंक सरफेस और वर्कपीस के बीच में आ जाता है, पहला क्लियर। दूसरा चीज़, ये दोनों पे आपस में रब करता है, टूल और वर्कपीस के रबिंग के चलते यहाँ पे ये चीज़ मेरा जनरेट होता है। तो वही चीज़ मैंने कहा, और ये स्पीड टूल को इंक्रीज करेंगे तब भी मेरा आता है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला था, 4th नंबर फ्लैंक वियर का, पहले यहाँ पे बोल रहा है कि बताओ फ्लैंक वियर डिपेंड अपॉन, किस पे ये डिपेंड करता है, बताइए किस में डिपेंड करता है। यहाँ पे पहला बोला गया हार्डनेस ऑफ द वर्क एंड टूल मटेरियल एट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। सेकंड बोला अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हार्ड कॉन्स्टिट्यूएंट इन द वर्क मटेरियल। तो बिल्कुल सही, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। यानी कि जो मेरा वर्क मटेरियल रहता है वो अगर ज़्यादा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है अमाउंट का, उसमें काफ़ी जो मोलिकुल्स है वो काफ़ी हार्ड है, तब उस चक्कर में मेरा जो फ्लैंक वियर देखने को मिलता है, राइट। आ जाते हैं 4th क्वेश्चन। यहाँ पे 4th में बोला गया कि फ्लैंक वियर अकर मेनली ऑन, कहाँ पे मेरा जो फ्लैंक वियर मेनली अकर होता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए।
तो फ्लैंक वियर यहाँ बोला गया पहला पार्ट की नोज पार्ट में मेरे देखने को मिलता है, फ्रंट रिलीफ फेस में देखने को मिलता है और साइड रिलीफ फेस में देखने को मिलता है। तो बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर में आगे जाने का कहीं जरूरत नहीं है, यही नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? फ्लैंक वियर का बात कर रहा ना, अभी हम लोग बात किए ना फ्लैंक वियर। देखो यहाँ पे ये मेरा था फ्लैंक वियर था, ठीक है, ये क्या था मेरा फ्लैंक वियर था। और फ्लैंक वियर कहाँ कहाँ देखने को मिला? तो अगर आप बोलेंगे यहाँ पे, एक मिनट, ये सारे चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैं फिर से बना देता, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं बहुत बार आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन एक बार बताने के बाद जैसे आप लोग को सब चीज़ एकदम याद होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये आपका नोज था ना, यही तो नोज कहलाता टूल का ना, तो एक तो नोज हो गया, तो नोज के पार्ट में तो देखने को मिलता ही है, नहीं मिलता है। सेकंड पार्ट ये जो हो जाता है मेरा दो रिलीफ फेस, इस वाले पार्ट को हम लोग रिलीफ बोलते थे, याद है? जो मेरा फ्लैंक सरफेस है और वर्कपीस है, इसके बीच में एक एंगल मेरा रहता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको बोलते थे हम लोग रिलीफ एंगल। याद आपको अगर याद होगा तो इसको हम लोग बोलते थे क्या? रिलीफ एंगल बोलते थे। ये रिलीफ एंगल क्यों प्रोवाइड करता था? ताकि टूल और वर्कपीस के बीच में फ्रिक्शन ना हो, वो दोनों आपस में टकरा ना जाए, ठीक है, रबिंग ना हो जाए, इसके चलते हम लोग यहाँ पे एक एंगल देते, दैट इज कॉल्ड मेरा रिलीफ एंगल। तो ये मेरा पार्ट क्या है? ये मेरा कहलाएगा रिलीफ फेस। ये क्या कहलाएगा? मेरा रिलीफ फेस। तो रिलीफ फेस में देखने को मिल रहा है। और साइड रिलीफ फेस किसको बोलते थे? इस वाले पार्ट को बोलते थे साइड रिलीफ फेस। और फ्रंट रिलीफ फेस किसको बोलेंगे? जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग आपका फ्रंट रिलीफ फेस। और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते थे क्या? साइड रिलीफ, मतलब साइड का साइड और फ्रंट का फ्रंट। तो एक तो मेरा रिलीफ ही फेस हो गया ना। और नोज, तो यहाँ जो नोज है जहाँ पे एकदम मेरा पॉइंट आता है उसको नोज बोलते हैं। यानी नोज में देखने को मिलता है, साइड रिलीफ फेस में देखने को मिलता है, और आपका फ्रंट रिलीफ फेस में देखने को मिलता है क्या? मेरा फ्लैंक वियर। तो फ्लैंक वियर का आंसर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे? सॉरी, ये नंबर मेरा था 5th नंबर। नोज पार्ट, देखो नोज पार्ट बोला है फ्रंट रिलीफ फेस एंड साइड रिलीफ फेस ऑफ द कटिंग टूल। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्या बोल रखा है यहाँ पे देखिएगा, द पैरामीटर बोला गया, सॉरी, द पैरामीटर विच कंप्लीटली डिफाइन द चिप फॉर्मेशन इन द मेटल कटिंग प्रोसेस इज। बताइए क्या हो जाएगा? शेयर एंगल, कटिंग टूल कॉन्टैक्ट लेंथ, चिप टूल कॉन्टैक्ट लेंथ, बोथ एंड बी एंड नॉन। क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 नंबर का क्या करेक्ट आंसर होगा? यहाँ बोला क्या क्या क्या? पैरामीटर विच कंप्लीट डिफाइन द चिप फॉर्मेशन इन अ मेटल कटिंग प्रोसेस। यानी कि आपको सिंपल बोल रहा कि भाई ये चीज़ आप लोग बताइए कि जो मेटल कटिंग मेरा जो फॉर्मेशन होता है चिप का, चिप जो मेरा फॉर्मेट होता है, चिप जो निकलता है वो कैसे निकलता है? क्या मेरा शेयर एंगल के चलते मेरा चिप्स निकलता है, या फिर मेरा चिप टूल कॉन्टैक्ट के चलते निकलता है, या फिर बोथ ए और बी? तो आपका आई होप सो अभी आप लगा दिए होंगे, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि रीजन मेरा शेयर एंगल भी हो जाता है एंड मेरा चिप टूल कॉन्टैक्ट लेंथ भी रहता है। ये जो मेरा वर्कपीस हो जाता है, ये जो मेरा वर्कपीस हो जाता है, और यहाँ पे जो टूल हो जाता है, ये जो मेरा टूल था, ठीक है, ये मेरा टूल है। तो टूल और चिप जो निकलता है इसके बीच में कितना कांटेक्ट है ये भी डिपेंड करता है कि मेरा चिप मेरा कितना थिकनेस निकल रहा है, थिक निकल रहा है, थिन निकल रहा है। ये डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है मेरा चिप और टूल के कांटेक्ट में। और साथ ही साथ शेयर एंगल, आपको पता होगा कि ये मेरा चिप निकलता है, ये मेरा अनकट चिप होता था, ये क्या हो जाता था? अनकट चिप। तो अनकट चिप के बीच में यहाँ पे एक मेरा एंगल आता था जिसको हम लोग बोलते थे शेयर एंगल। तो ये शेयर एंगल कितना ज़्यादा होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे 7th नंबर की ओर। व्हेन द शेयर एंगल इज स्मॉल, अगर मेरा शेयर एंगल स्मॉल होगा तो क्या होगा? देखो अगर मेरा ये, चलो मैं आपको अगर नहीं बताया था तो मैं बता देता हूँ। अगर मेरा शेयर एंगल स्मॉल रहा, क्या यहाँ पे बोल रहा? शेयर एंगल स्मॉल रहा है। तो अगर शेयर एंगल मेरा स्मॉल रहा तो मेरा जो पाथ ऑफ द शेयर रहेगा वो लार्ज हो जाएगा, चिप मेरा थिक आएगा। तो याद रखना, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, शेयर एंगल अगर मेरा स्मॉल रहा तो सबसे पहले तो ये जान लो कि मेरा जो चिप निकलेगा ना वो मेरा निकलेगा थिक। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। और अगर मेरा शेयर एंगल मेरा लार्ज रहा, शेयर एंगल अगर लार्ज रहा तो मेरा जो चिप निकलेगा वो क्या निकलेगा? मेरा थिन निकलेगा, थिन निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इस पॉइंट को मैं क्या बोला और कैसे इस चीज़ को समझेगा। देखो ध्यान से, इस पॉइंट में को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को, ये मेरा वर्कपीस, ये मेरा वर्कपीस है, ये तो आपको पता ही है। चलो अब मान लेते हैं ये मेरा है कटिंग टूल, ये मेरा कटिंग टूल। सब जगह पे यही मेरा यूज ही करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये एकदम बेसिक आपका थ्योरी है तो फट से आप समझ जाइएगा, राइट। तो एंड यहाँ पे मेरा आ जाता है एक शेयर एंगल आ जाता है एंड यहीं से मेरा निकलता है चिप। तो दिस इज कॉल्ड माई चिप। ये मेरा टूल, ये मेरा वर्कपीस, यहाँ पे जाता है, ये होता था मेरा फिनिश सरफेस,
फिनिश्ड सरफेस। और यहाँ पे जो ये एंगल जा रहा है, ये जो अनकट चिप है, ये मेरा अनकट चिप है, ठीक है। ये मेरा पूरा का पूरा वर्कपीस मान लो, ये पूरा का पूरा वर्कपीस मेरा है, ये मेरा पूरा वर्कपीस है। ये क्या है, मेरा अनकट चिप है, अनकट चिप। ये भी मेरा वर्कपीस में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पे ये जो कहलाता है, दिस इज माई कॉल योर शेयर एंगल, या फिर यहाँ पे शेयर एंगल ये जो बनता है जिसको फाई से दिखाते हैं, ये मेरा क्या हो जाता था, शेयर एंगल, शेयर एंगल। बहुत ध्यान से देखना। देखो मैंने क्या कहा कि अगर मेरा शेयर एंगल, देखो ध्यान से, शेयर एंगल मेरा अगर स्मॉल रहा, शेयर एंगल क्या रहा मेरा, स्मॉल रहा, तो मेरा जो चिप निकलेगा वो चिप कैसा निकलेगा, चिप जो निकलेगा तो वो निकलेगा मेरा थिक। अब बोलेंगे ये कैसे होगा सर, देखो ये मेरा टूल है, अब यहाँ पर शेयर एंगल मेरा स्मॉल रहा, तो अभी देखो शेयर एंगल मान लो इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है शेयर एंगल है, इतना मेरा शेयर एंगल है। अब ये शेयर एंगल को हम लोग अब कम कर देते हैं, शेयर एंगल को कम करके कितना कर देंगे, लेट सपोज लो कि अब मेरा शेयर एंगल जो है वो हो गया इतना, यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। यानी कि टूल जो है, टूल को हम लोग मूव करके कुछ कैसा कर दिए होंगे, टूल को मूव करके हम लोग कुछ ऐसा कर देंगे, अब ऐसा इतना इस तरह का चल गया और मूव हो गया, जिसके चलते मेरा चिप जो निकल रहा है, अब वो चिप कहाँ से निकलेगा, यहाँ से मेरा निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है। इतना पोर्शन ले लेगा मेरा चिप, यहाँ से लेकर देखो ग्रीन से यहाँ तक आ गया, मेरा चिप का पोर्शन आ गया। तो अब क्या देख रहे हैं कि मेरा चिप जो है मात्र इतना, मतलब इतना मेरा आ गया, क्या हो गया, मेरा शेयर एंगल अब मेरा घट गया। तो अगर मेरा शेयर एंगल स्मॉल हो गया तो आप ही देखो चिप जो है अब मेरा ज़्यादा थिकनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले कहाँ से निकल रहा था, यहीं से निकल रहा था, इतना निकल रहा था पहले का चिप थिकनेस इतना था, लेकिन जब मेरा बढ़ गया तो बढ़ने के बाद मेरा हो कितना गया, अब मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक निकलेगा, अब मेरा इतना निकलेगा, इतना चिप थिकनेस निकलेगा। तो क्या देखे कि शेयर एंगल अगर मेरा घटा तो चिप थिकनेस मेरा बढ़ गया। तो ऑब्वियसली बात है, जस्ट इसका अपोजिट होगा कि अगर मेरा शेयर एंगल जो है वो लार्ज हो जाएगा तो मेरा चिप जो रहेगा, चिप थिकनेस वो क्या हो जाएगा, चिप जो निकलेगा वो मेरा थिन निकलेगा, पतला निकलेगा, जैसे इससे पहले जस्ट मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है। समझ आया कि नहीं, चलो। तो अगर यहाँ बोलेगा शेयर एंगल मेरा कम हो जाएगा तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, चिप जो मेरा थिक निकलेगा। देखो यहाँ पे कहीं चिप जो है थिक है, यहाँ पे एक तो जगह पे आपका चिप जो है थिक है एक नंबर पे, एंड आपका सी नंबर में चिप थिक है। चलो तो बी एंड सी हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि और क्या होगा। यहाँ पे बोला पाथ ऑफ द शेयर इज लार्ज, हाँ बिल्कुल सही, यानी कि ये हो जाएगा। पाथ ऑफ द शेयर शॉर्ट नहीं होगा, पाथ ऑफ द शेयर ज़्यादा होगा, शेयर यानी कि देखो ये भी मेरा शेयर जो एंगल है, ये पाथ ऑफ द शेयर भी लार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ द शेयर इज लार्ज एंड चिप इज थिक। ओके, इससे देखो दूसरा क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हो, इफ़ द शेयर एंगल इज लार्ज देन क्या हो जाएगा, देन ये हो जाएगा यहाँ पे पाथ ऑफ द शेयर जो हो जाएगा वो शॉर्ट हो जाएगा एंड जो मेरा चिप निकलेगा वो थिन निकलेगा। तो यहाँ पे ये हो जाता करेक्ट आंसर ए नंबर। अगर ये मेरा स्मॉल ना होके एंगल जो है मेरा लार्ज का था, ये इस जगह पे अगर लार्ज रहता तो ये आंसर हो जाता है। बट अभी के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। सॉरी, अभी के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे, पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। इफ़ द शेयर एंगल इज लार्ज एंड चिप टूल कॉन्टैक्ट एरिया इज लो देन द टूल लाइफ विल बी मोर और लेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी योर, एक सेकंड, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि करेक्ट, अच्छा करेक्ट और इनकरेक्ट बोल रहा है कि अगर शेयर एंगल मेरा लार्ज होगा, देखो क्या बोल रहा है भाई, शेयर एंगल मेरा लार्ज होगा, ठीक है। शेयर एंगल हम लोग लार्ज कर देंगे, तो मैंने बताया था जब हम लोग शेयर एंगल को लार्ज कर देते हैं तो मेरा चिप जो होता है वो क्या हो जाता है, थिन आ जाता है, ठीक है, पतला निकलता है, ठीक है। ओके, तो बोल रहा है चिप टूल कॉन्टैक्ट एरिया इज लो, बिल्कुल लो हो जाएगा, सही बोला है। एंड टूल लाइफ विल बी मोर, एकदम सही, क्योंकि क्या बोले, चिप जो जब मेरा आपका शेयर एंगल है वो लार्ज रहेगा तो चिप कैसा निकलेगा, चिप निकलेगा मेरा थिन, मतलब पतला निकलेगा। तो आप क्या समझ रहे हो, पतला निकलेगा मतलब टूल पे कम मेरा फोर्स लग रहा है, यानी कि एरिया मेरा घट गया उसका, इसलिए तो पतला पतला निकाल रहा है। और अगर पतला निकाल रहा है तो उसका टूल लाइफ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अ बेटर मशीनेबली मेटल, सॉरी, बेटर मशीनेबल मेटल इज वन विच गिव्स। अगर हम लोग बेटर एक अच्छा मशीन मेटल को मानेंगे, मशीनेबल मेटल को मानेंगे, मतलब ऐसा मेटल जिसमें हम लोग मशीनिंग जितने प्रोसेस करते हैं ना वो सारे प्रोसेस को काफ़ी अच्छी तरीक़े से कर सकते हैं, तो वो किसको हम लोग मानेंगे, क्या वो उसको मानेंगे जिसमें मेरा
लोअर चिप टूल कॉन्टैक्ट रहेगा एरिया एंड लार्जर रहेगा शेयर एंगल, या हायर आपका चिप टूल कॉन्टैक्ट रहेगा एरिया और आपका स्मॉलर चिप एंगल। जो भी ये जो था ना प्रीवियस जो थ्योरी था उसी के बेसिस पे आएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग रखेंगे ए नंबर, यानी कि यहाँ पे हम लोग रखेंगे जो चिप कॉन्टैक्ट टूल एरिया रहेगा वो हम लोग रखेंगे क्या, लोअर रखेंगे, एंड लार्जर देंगे हम लोग शेयर एंगल। क्योंकि जस्ट मैंने कहा कि अगर हम लोग लार्जर शेयर एंगल देंगे तो लार्ज शेयर एंगल देने से क्या होगा, आपको बताया था कि अगर हम लार्ज शेयर एंगल देखेंगे तो मेरा चिप क्या निकलेगा, चिप निकलेगा मेरा थीन, मतलब पतला निकलेगा। अगर मेरा पतला निकलेगा तो क्या होगा, मेरा टूल लाइफ जो है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा। टूल लाइफ क्या हो जाएगा, मेरा इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसके चलते मेरा चिप जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो भी कम होगा। तो हम लोग यही रखेंगे ना। जस्ट अभी जस्ट क्वेश्चन क्या था मेरा 7 नंबर, ये बोला था ना कि अगर मेरा, देखो यहाँ से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, शेयर एंगल इज लार्ज, अगर लार्ज रहेगा तो चिप मेरा निकलेगा थिन, पतला निकलेगा, और चिप टूल जो कॉन्टैक्ट एरिया वो भी लो हो जाएगा। तो वही इसी को हम लोग अच्छा मानेंगे, तो वही बोला गया लार्जर शेयर एंगल एंड चिप टूल कॉन्टैक्ट एरिया मेरा हो जाएगा लोअर, तो ये अच्छा रहेगा मेरा, ठीक है। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा। क्या बोल रखा है यहाँ पे, इन मशीनिंग मेटल कटिंग फोर्स एट द कटिंग इज मेजर्ड बाय। जो हम लोग कटिंग करते हैं, ठीक है, मशीनिंग मेटल में कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने के लिए हम लोग उसका फोर्स को कैसे मेज़र करते हैं, मैं आपको वैसे बता चुका हूँ ये थ्योरी में। क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए। क्या वाट मीटर होगा, क्या डायनेमोमीटर होगा, क्या हाइग्रोमीटर होगा, या फिर क्या या पायरोमीटर होगा। इसको तो आप लोग को सब कुछ पता ही होना चाहिए। जैसे अगर वाट मीटर का बात करेंगे तो ये डिफाइन करता है मेरा पावर को, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पावर को क्या करता है, मेज़र करता है। अगर मैं हाइड्रोमीटर का बात करूँ, एक हाइग्रो होता है, एक हाइड्रो होता है, तो ये जो हाइड्रो है ये मेरा रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र करता है। एंड अगर बात करेंगे पायरोमीटर का, तो आपको पता है ये हायर टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। तो बचा क्या मेरा, बी नंबर बचा, ठीक है। तो बी नंबर होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि डायनेमोमीटर जो होता है वो मेरा क्या मेजर करता है, कटिंग वेलोसिटी को मेजर करता है, या फिर कटिंग फोर्स को मेजर करता है, राइट। कैसा वीडियो लगा जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। एंड मैं आपसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिएगा ये आप लोग क्वेश्चन, एक सेकंड। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा ठीक हो गया, ठीक है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि ये बताइए, जो आपका क्रेटर वियर हो जाता है, क्रेटर वियर इज फाउंड इन, वैसे मैं बता चुका फिर भी, फाउंड इन विच एरिया। ऑप्शन पहला आपका फ्लैंक एंड वर्कपीस, बी नंबर में आपका है टूल एंड चिप, सी नंबर में आपका है कटिंग एज एंगल, या फिर डी नंबर में है नन। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएगा कि जो क्रेटर वियर हो जाता है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आपको कैसा वीडियो लगा जरूर बताएगा।